क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ चल रहा है संरचनात्मक समायोजता, और संरचनात्मक समायोजता में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस समय मध्यावयवता के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मेटामेरिज्म। सबसे पहली चीज तो हर समायोजता में उसकी अपनी एक डेफिनेशन होगी। तो उसे परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। पहली चीज तो अणुसूत्र समान होना ही चाहिए, अणुसूत्र समान हो, किंतु बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूहों में भिन्नता आ जाने के कारण उनके गुणों में भिन्नता आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। परस्पर एक दूसरे के मध्यावयवी तथा इस गुण को मध्यावयवता कहा जाता है। परिभाषा में अगर हम इसे इंग्लिश में देखें, 2 or more than 2 organic compound containing same molecular formula but due to difference in alkyl group attached with multivalent functional group, their properties would be differ. Therefore, they will be metamers with each other, and this phenomenon called as metamerism. इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। अब ये देखा जाए कि जो बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह हैं वे कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। जैसे एक चीज तो ये है कि जो इस प्रकार से लिख दिया जाए, जैसे ये कीटोन के अंदर जो कार्बोनिल समूह पाया जाता है CO मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। ये मध्यावयवता दर्शाई जा सकती है कीटोन के अंदर। इसी प्रकार से आप इस प्रकार से कंपाउंड देखें CH3OCH3, ये ईथर ग्रुप जिसके अंदर होता है, इसको भी मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हुए हम एल्किल समूहों में डिफरेंस दिखा सकते हैं, लेकिन न तो मेटामेरिज्म यहाँ पाई जाएगी और न मेटामेरिज्म यहाँ पाई जाएगी। कीटोन भी है, ईथर भी है, लेकिन ये मध्यावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मेथिल से छोटा एल्किल समूह होता ही नहीं। सबसे छोटा जो एल्किल ग्रुप होता है वो मेथिल होता है। तो हमें ऐसा एल्किल ग्रुप चाहिए जैसे CH3, CH2O, CH2, CH3। ये भी एक ईथर होगा, लेकिन इसका नाम होगा डाईएथिल ईथर। इसका नाम होगा डाईएथिल ईथर है। अब ये मध्यावयवता दर्शा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एथिल जो ग्रुप होता है ये अपने आप में डिफरेंस दिख रहा है कि C2H5, एथिल को दो पार्ट में लिखा जा सकता है, C2H5 को CH3CH2 के रूप में। और ये अगर डाई एथिल ईथर है तो यहाँ पर आप एक CH2 का डिफरेंस कर दें मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में,
तो एक CH2 वहाँ से कम करके एक CH2 इधर बढ़ा दिया जाए तो ये मध्यावयवी हो सकते हैं दोनों। अब यहाँ अगर दोनों लिखा जाए तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा O, और वहाँ का एक CH2 इधर आ गया, ऑलरेडी यहाँ CH2 CH3 था, तो कंपाउंड आपका ऐसा हो गया। इस कंपाउंड का नाम होगा मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर, हाई ईथर। अब इसमें देखिए ये दोनों वास्तव में कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड, इन दोनों को हम मध्यावयवी कह सकते हैं, मध्यावयवी होंगे। क्यों होंगे मेटामेरस? इनको आप मेटामेरस क्यों कहेंगे? इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इन दोनों के अणुसूत्र कहीं कहीं समान हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन कितना है? 4, हाइड्रोजन कितना होगा? 3 3 6 4 10, ऑक्सीजन कितनी होगी? 1। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अणुसूत्र समान है, लेकिन यहाँ एल्किल समूहों में भिन्नता आ गई, एक तरफ एथिल दूसरी तरफ मेथिल। तो इस प्रकार से जहाँ ये पाया जाए वहीं जो है मध्यावयवता डेवलप हो सकती है। जैसे इसी प्रकार की समयोता अगर मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 में देखें तो वास्तव में इसका अगर IUPAC नेम पूछा जाए तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मौजूद हैं। इसे 2 पेंटेनोन कहा जा सकता है। IUPAC में 2 पेंटेनोन है, लेकिन जब इसमें हम मध्यावयवता डेवलप करेंगे, अब इसको हम मध्यावयवी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? CH2 का डिफरेंस कर देंगे, एक CH2 को यहाँ से ला करके इधर कर दीजिए। अब ये कंपाउंड हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर हो गया CH2, यहाँ हो गया CH2, यहाँ पर हो गया CH3। अब नंबरिंग देखी जाए तो 1, एक CH2 का डिफरेंस कर दिया गया। अभी तो ये इसको 1 2 3 नंबर पे ऑन है, ये एक्चुअली 3 पेंटेनोन है IUPAC में। और अगर यहाँ से देखा जाए तो ये भी हो गया IUPAC में 2 पेंटेनोन। अब इसमें 3 पेंटेनोन और 2 पेंटेनोन में एक डिफरेंस ये भी है कि बोथ आर मेटामेरस। ये दोनों पार्ट जो हैं कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड को हम लोग मध्यावयवी कह सकते हैं, मध्यावयवी इसको कहा जा सकता है कि बोथ आर मेटामेरस with each other due to difference in alkyl group attached with multivalent functional group। इसी प्रकार से मध्यावयवता के बाद अपने यहाँ एक समयावता और भी है जिसको हम लोग कहते हैं चक्रीय श्रृंखला समयावता। एक समयावता बुकों में ये भी होगी, साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म, साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म। देखिए इस प्रकार की समयावताओं में क्या होगा कि यौगिक का अब तक जैसी परिभाषा थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, अणुसूत्र समान होगा, लेकिन उनकी श्रृंखला में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए एक मॉलिक्यूलर फार्मूला C4EH8 ले लूँ, और इस अणुसूत्र के अगर हम आपसे पूछें कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये कितने कंपाउंड ऐसे हैं जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी 1 ब्यूटीन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 ब्यूटीन में देखिए वही फार्मूला है, C4 है, H8 है। इसी प्रकार से ये फार्मूला आपका इसमें भी पाया जा सकता है, हर कार्बन पर CH2 हो। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला वीडियो जिसमें मैंने क्लासीफाई किया है, एक्चुअली ये साइक्लोब्यूटेन होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा। तो एक में श्रृंखला कैसी है, कार्बन की चक्रीय है, और एक में कार्बन की खुली श्रृंखला है। तो अब आप इस कंपाउंड फर्स्ट को, कंपाउंड सेकंड को आप ये कह सकते हो कि ये दोनों चक्रीय
श्रृंखला समावयवी हैं, चक्रीय श्रृंखला समावयवी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये जहाँ डिफरेंस आ जाए संरचना में चक्रीय और अचक्रीय, ये आपका कंपाउंड होगा अचक्रीय, जबकि ये क्या होगा, चक्रीय कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो चक्रीय श्रृंखला समझौता में प्रायः चक्रीय कंपाउंड बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक समझौता आपके सिलेबस में समस्थानिक समझौता भी होगी। किताब में देखेंगे तो समस्थानिक समझौता भी नजर आएगी। इसको कहते हैं आइसोटोपिक, आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म। इस समझौता में देखिए होता क्या है, समस्थानिक क्लास 9 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं आइसोटोप के बारे में। और हमें पता है कि कार्बन के जो कंपाउंड हैं, कार्बन एक्चुअली 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14, इस प्रकार से कार्बन के ही 3 समस्थानिक नजर आते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसी प्रकार कार्बन के भी 3 समस्थानिक, एक में 6 कार्बन 12, एक 6 कार्बन 13, एक 6 कार्बन 14। अब अगर मान लीजिए कि ये जो है मीथेन का निर्माण करता है कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा, अगर इस पर हम 2H की क्रिया करा दें इस कार्बन पर, तो मीथेन का निर्माण ये भी कर लेगा। तो 6 कार्बन 14 वाला भी अगर 2H ले लेगा तो मीथेन का निर्माण ये भी कर लेगा। यानी कुल मिला करके इसके दोनों समस्थानिक मीथेन का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ तो अणुसूत्र भी समान है, लेकिन यहाँ पर चूंकि समस्थानिक भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको कहा जाएगा आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म। है कंपाउंड ये दोनों मीथेन के, लेकिन मीथेन होते हुए भी इसमें एक डिफरेंस है कि इस मीथेन में 6 कार्बन 12 इन्वॉल्व है, जबकि इस मीथेन में 6 कार्बन 14 इन्वॉल्व है। इसी प्रकार से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये ऑक्सीजन को गेन कर लेगा तो CO2 हो सकती है, और एक ये भी ऑक्सीजन को गेन करके CO2 ये भी बना सकता है। तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड ही नेचर में 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जो आपकी रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि 6 कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड हुई। जबकि ये आपकी ऑर्डिनरी कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइप की हो गई थी। ये दोनों कंपाउंड आपस में दरअसल आइसोटोपिक आइसोमर्स हैं। बहुत क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम बात हाइड्रोजन की करें, तो हाइड्रोजन में देखिए 1H1, जिसको हम सिंपली S से डिनोट करते हैं, लेकिन 1H2 को हम D से डिनोट करते हैं। अब अगर इसमें ऑक्सीजन आ गई, इसमें भी ऑक्सीजन आ गई, तो ये H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, ये D2O बना लेगा। ये होता है साधारण जल, जिसको हम लोग पीते हैं, साधारण जल, जबकि ये होता है भारी जल। अब कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ये दोनों हैं, लेकिन एक्चुअली ये दोनों जो कंपाउंड फॉर्म हो गए, इनको कहा जाएगा कि समस्थानिक समझौता रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के ये दोनों आइसोटोप हैं। इधर D2O हैवी वाटर, भारी जल, और ये ऑर्डिनरी वाटर। तो समस्थानिक समझौता में ये कंडीशन होती है। अब आपके यहाँ एक समझौता और बच जाती है जो बड़ी विशेष है, वो है चलावयवता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझौता ये होगी चलावयवता। और चलावयवता को हम लोग कीटो इनॉल समझौता के नाम से भी जानते हैं। अब चाहे आप इसको अंग्रेजी में टाटोमेरिज्म कहें, टाटोमेरिज्म, या इसको हम कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है इसको। सबसे बड़ी बात कि इनको जो है डेस्मोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। डेस्मोट्रॉपिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। डेस्मो मीन्स होता है बॉन्ड, और ट्रॉपिज्म मीन्स होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी बंध का उलटना, बंध का उलट जाना। शाब्दिक अर्थ हो गया बंध का
उलट जाना, यानी कहीं न कहीं इसमें चलायौता के केस में बॉन्ड चेंज हो जाएंगे। अब ये समझौता कहाँ पाई जाती है? याद रहे कि इस समझौता में होता क्या है। इस समझौता में देखिए चलायौता के केस में एक चीज कंफर्म है कि चलावयवता में अल्फा हाइड्रोजन तथा पाई बंध के इलेक्ट्रॉन परस्पर स्थान विनिमय कर लेते हैं। स्थान विनिमय होने जा रहा है, यानी पोजीशन एक्सचेंज होगी। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन वाले के पास और अल्फा हाइड्रोजन चला आएगा पाई के पास। आइए देखें कैसे होता है ये। जैसे कंपाउंड आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये एक्चुअली एसीटैल्डिहाइड है, एसीटैल्डिहाइड होगी। कंपाउंड का नाम जानते रहिए, एसीटैल्डिहाइड CH3CHO। अब ये इतना CHO जो होता है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और किसी भी फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद आने वाला जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन कहलाता है। एंड ऑल एसोसिएटेड हाइड्रोजन कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं और इस प्रकार से ये जहाँ 2 बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यू नो दैट। अब इनके दोनों के बीच में साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरचेंज। वैसे अभी ये कीटो फॉर्म है, अभी ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ CO का एग्जिस्टेंस है, इसलिए कीटो फॉर्म है। लेकिन अब ये फॉर्म चेंज होने जा रहा है। अब क्या होगा? अब ये होने जा रहा है कि यहाँ से देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन इसके प्लेस पर आएगा। कंपाउंड अगर यही चेंजमेंट कर दिया जाए तो ये CH2 हो गया डबल बॉन्ड, इधर हो गया CH, इधर हो गया OH। इसको कहा जाता है वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। वैसे एल्कोहल में जो OH लगा होता है इसे हम इनॉल कहते हैं, ऑल के नाम से, इसलिए इनॉल फॉर्म हो गया। ये कंपाउंड का इनॉल फॉर्म हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कीटो फॉर्म का एग्जिस्टेंस 92.3% होता है, जबकि इनॉल फॉर्म का एग्जिस्टेंस कितना होता है? ओनली 7.7%। तो इसका मतलब कि वाइनिल एल्कोहल फिर से चेंज हो जाएगा कीटो फॉर्म में। इनॉल फॉर्म चेंज होगा कीटो में और कीटो चेंज होगा इनॉल में, लेकिन ज़्यादातर स्टेबल कौन रहेगा? कीटो फॉर्म होगा। इसी प्रकार से और देखें, एक कंपाउंड है, इसको कहते हैं एथिल एसीटो एसीटेट। और वास्तव में सबसे पहले ये कंपाउंड बहुत प्राचीन काल से ज्ञात था और चलायौता की डिस्कवरी भी इसी कंपाउंड में हुई, एथिल एसीटो एसीटेट में। अब इस कंपाउंड में देखा जाए कि अभी ये कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट है? ये एक्चुअली इसका यौगिक का कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म में अभी ये प्रेजेंट है। लेकिन ये कहीं न कहीं इनॉल फॉर्म में तो बदलेगा। अब इनॉल फॉर्म में कैसे बदलेगा? ये देखिए एस्टर ग्रुप होता है, COO कॉल्ड एज एस्टर ग्रुप। और एस्टर ग्रुप में अभी मैंने बताया किसी भी फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद आने वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और एसोसिएटेड हाइड्रोजन कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अब ये अल्फा हाइड्रोजन और इसमें स्थान चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका वो यहाँ चला आएगा। यही चेंजमेंट होता है चलायौता के केस में, टाटोमेरिज्म में। पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन दोनों प्लेस अपना अपना चेंज कर लेंगे। कंपाउंड यहाँ पर देखिए हो गया CH3, यहाँ हो गया OH, ये बॉन्ड लग गया डबल, यहाँ हो गया CH, ये हो गया COO, ये C2H5 हो गया। यानी कंपाउंड वही है एथिल एसीटो एसीटेट, लेकिन ये कंपाउंड का कौन सा फॉर्म आ गया? इनॉल फॉर्म आ गया। इसी को कहते हैं चलायौता और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाएगा टाटोमेराइजेशन, यानी
हिंदी में चलावयवीकरण। जब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होता होगा तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे चलावयवीकरण, यानी टाटोमेराइजेशन।